कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी सनसेट नहीं होता था। ये दौर था 20वीं सदी का, जब इंडिया पर ब्रिटिश हुकूमत थी। इंडिया के साथ साथ बहुत ऐसी कंट्रीज थी, खास के एशिया में, जहां ब्रिटिश या तो डायरेक्टली रूल करती थी या उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करती थी, और ये देश ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट कहलाते थे। अब हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो या तो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट थी या डायरेक्टली ब्रिटिश का रूल था वहाँ पे। आज हम बात करेंगे उनमें से कुछ कंट्रीज़ की जहाँ पे इंडियन रुपीज़ को उनके स्टेट की करेंसी मानी जाती थी और काफ़ी समय तक उनकी खुद की कोई करेंसी नहीं थी। अब चूँकि इंडिया के अलावा बाकी सारे रीजन जो मिडिल ईस्ट में आते हैं उनमें भी ब्रिटिश कंट्रोल था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, तो काफ़ी आसानी होती थी सारे स्टेट को इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करना। यही एक बड़ी वजह थी कि इंडियन रुपीज़ को कॉमन करेंसी मानी जाती थी ट्रेड के लिए। अब हम बात करें बहरीन की, तो बहरीन भी एक खाड़ी का देश है। ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट रह चुका है 1880 से लेके 1971 तक। ये 1965 तक इंडियन रुपीज़ को अपनी करेंसी के तौर पे यूज़ करता रहा। वहीं हम अगर बात करें कुवैत की, पहले ये शेखडम ऑफ कुवैत के नाम से जाना जाता था। ये भी ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट रह चुका है 1899 से लेके 1961 तक। कुवैत ने भी इंडियन करेंसी को 1961 तक अपनी करेंसी के तौर पे यूज़ किया। इस लिस्ट में कतर भी शामिल है। इनका इतिहास भी ये कहता है कि 1916 से लेकर 1971 तक ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट रहे थे। यहाँ इंडियन रुपीज़ 1966 यानी 1966 तक यूज़ में ली जाती थी एज ए स्टेट करेंसी। वहीं अगर हम बात करें क्रूशियल स्टेट, जो आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जाना जाता है, यूएई के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर 7 मेजर स्टेट्स आते थे। पहला था अबू धाबी, दूसरा दुबई, तीसरा शारजा, चौथा अल कुवैन, पांचवा रास अल खैमा, छठा अजमान, सातवां फुजरैह। ये 1973 तक इंडियन रुपीज़ को अपनी स्टेट की करेंसी मानते थे। अगर हम बात करें आज की ओमान की, तो वहाँ पे भी 1970 तक इंडियन रुपीज़ को वहाँ की स्टेट करेंसी मानी जाती थी। अगला नंबर आता है नॉर्थ यमन का। नॉर्थ यमन पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल के अंडर आती थी, और जब नॉर्थ यमन आज़ादी प्राप्त की 26 सितंबर 1962 को, उसके 3 साल बाद तक यानी 1965 तक इंडियन रुपीज़ को वहाँ की स्टेट करेंसी मानी जाती थी। यही नॉर्थ यमन बाद में साउथ यमन के साथ यूनिफिकेशन करके रिपब्लिक ऑफ यमन बना। अब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल कंट्री सऊदी अरब की। वैसे तो सऊदी अरब ब्रिटिश रूल के अंडर कभी नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई नोट्स लीगल टेंडर मानी जाती थी, और वो था हज नोट। दरअसल इंडिया से काफ़ी मुस्लिम अपनी हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते थे, और इस चीज़ को ध्यान में रख के इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो हज के लिए स्पेशल नोट निकालेंगे। और फिर 1959 में फाइनली 10 और 100 के नोट्स आरबीआई ने निकाले। ये नोट अपने आप में अलग थे क्योंकि इस पे हज लिखा होता था, और ये सिर्फ हज करने वालों के लिए ही खास के बनाया गया था। उस समय चूँकि लोग शिप से जाते थे हज, तो उनके लिए डेक क्लास में 1200 रुपया कैरी करना अलाउड था, और फर्स्ट क्लास वालों के लिए 1800 रुपया कैरी करना अलाउड था, और ये सऊदी में आसानी से लीगल टेंडर माने जाते थे। ये सिलसिला 1978 तक चला, और इसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बंद करने का फैसला किया, क्योंकि तब तक हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी वो काफ़ी मैच्योर और बेहतर हो चुकी थी, तो करेंसी एक्सचेंज में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो ये थी इंडियन करेंसी के बारे में कुछ जानकारियाँ। थैंक यू।